नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका अपना जो यूपी टेट का एग्जाम, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो हम लोग अपनी तैयारियों को, चूंकि आपका पेपर टाइम कम रहेगा, बहुत ही जल्दी कराया जाएगा। मीन्स 1 महीने आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, लगभग 20 से 25 दिन के टाइम आपको देता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद बहुत ही जल्द आपका पेपर भी शुरू हो जाएगा। तो यानी कि हमको तैयारी के लिए मैक्सिमम 1 महीना मिलेगा और सिलेबस आपका है 3 महीने का। तो यानी कि वो टाइम फिर आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो हम लोग अपनी तैयारी को अभी से बेहतरीन बनाने के लिए एक बार अपने सिलेबस को देख लेंगे और उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू भी कर देंगे, ठीक है। ताकि उस टाइम पे ये ना रहे सर टाइम कम मिला, सर टाइम कम मिला। नहीं भाई, टाइम आपके पास पर्याप्त है। आप अपनी तैयारी को आज की डेट से शुरू कर देते हैं। तो यूपी टेट का जो सीडीपी का सिलेबस है, यानी कि जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि है, टोटल 30 प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलते हैं, यानी कि जो आपका सीडीपी वाला सेक्शन होगा ये टोटल 30 मार्क्स का होगा। 30 प्रश्न 30 नंबर के लिए, ठीक है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? बाल विकास पढ़ना है। या बाल विकास का मतलब बेटा क्या हुआ? बाल विकास का मतलब हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि एक बच्चे का विकास कैसे होता है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास हम की आवश्यकता क्या है, बाल विकास के क्षेत्र क्या होते हैं, मतलब जैसे बच्चे का सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो किन किन क्षेत्रों में बच्चों का एक विकास होता है उसके बारे में बात करेंगे। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे कि आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास पढ़ेंगे। अभिव्यक्त क्षमता का विकास, यानी कि बच्चा अपने आप को जो व्यक्त करता है, जो अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, तो अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ठीक है। सृजनात्मकता को हम लोगों को पढ़ना और एक बच्चे के अंदर सृजनात्मकता की क्षमता को, सृजनात्मकता की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जिन्होंने अपने अपने अलग अलग क्या राय दिया है सृजनात्मकता को लेकर के, बाल विकास को लेकर के। ये सारी बातें हम लोग अपने इस वाले चैप्टर में करेंगे। उसके बाद बाल विकास के आधार, कि बच्चे का बेसिस क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट का क्या बेसिस है, एक बच्चे का विकास होता है तो कैसे होता है, एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो आपका पूरा का पूरा एक ये चैप्टर रहेगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्यों भाई? क्योंकि जो वंशानुक्रम एवं वातावरण होता है, इन्हीं दोनों की परस्पर क्रिया से क्या होता है, आपका विकास होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके सिलेबस में। 1 से 2 मार्क्स यहां से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वंशानुक्रम और वातावरण से, क्योंकि इसी के फलस्वरूप आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर होता है विकास। हम लोग परिवार, समाज, विद्यालय, संचार माध्यम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा जो आपका यूनिट 2 है, आपकी यूनिट 2 जो आपकी दूसरी यूनिट है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने को आप लोग बाल विकास या मनोविज्ञान की भाषा में आप पढ़ते हैं इसको अधिगम नाम से। पूरा अधिगम नाम का आपका चैप्टर होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? आप लर्निंग से क्या समझते हो? अधिगम यानी कि सीखने का अर्थ क्या होता है, अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि आपके अधिगम को कौन बढ़ाता है। जैसे आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो यानी कि आप उस चीज को बढ़िया सीखोगे। आपकी कोई चीज आपको बोर करती है, तो यानी कि आप उस चीज को नहीं सीखोगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। अधिगम की प्रभावशाली विधियां पढ़ेंगे कि टीचर किस तरीके से पढ़ाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप सीख सको। हम लोग सीखेंगे बेटा अधिगम के नियम, और या जिसको आप लोग जानते हो सिद्धांत के नाम से। हम लोग अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, जो आप लोग 3 नियम जानते हो थॉर्नडाइक के, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। उसके बाद 5 इनके गौड़ नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। अब थॉर्नडाइक की बात हो गई है तो हम लोगों को पावलाव भी पढ़ना पड़ेगा, हम लोग स्किनर को भी पढ़ेंगे, और अलग अलग बहुत ढेर सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में अपनी हम लोग इस कंटेंट में कवर अप करेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, यानी कि बच्चे के जीवन में इसको हम प्रयोग में कैसे लेकर के आएंगे। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, देखिए भाई थॉर्नडाइक हो गया, कोहलर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पावलाव को पढ़ेंगे, हम लोग स्किनर को पढ़ेंगे, हम लोग कोहलर का सूझ का सिद्धांत पढ़ेंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, हम लोग पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, हम लोग वाइगॉत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, और
यहां पे बेटा ये कॉहलर नहीं, ये आपका कोहलबर्ग होगा, क्योंकि कॉहलर तो यहां पे लिखा है, कॉहलर का सूज का सिद्धांत, ये हमारा है कोहलबर्ग पढ़ेंगे हम लोग। किसको पढ़ेंगे? कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे। कोहलबर्ग का सिद्धांत, वाइगॉस्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सीखने का वक्र पढ़ेंगे, यानी कि कर्व्स ऑफ लर्निंग, कि कैसे कैसे ग्राफ बनता है। जैसे आपका एक ग्राफ होता है सिंपल ग्राफ, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाना असंभव है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज ग्राफ। फिर हम लोग एक पढ़ेंगे आपका एस टाइप का ग्राफ, कि जब व्यक्ति कभी धीमा सीखता है कभी तेज सीखता है, तो ये हो जाता है आपका सीखने का वक्र। फिर हम लोग सीखेंगे प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, सीखने में पठार, जब व्यक्ति का सीखना कुछ समय के लिए अवांछित कारणों से, सॉरी, ऐसे कारण जिनको आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपके जीवन में वो आ जाते हैं, यानी कि अननेसेसरी कारण से जब आपका सीखना रुक जाता है तो उसको बोलते हैं सीखने में पठार या प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। जब कुछ समय के लिए आपकी लर्निंग यानी कि आपका अधिगम रुक जाता है, उसको जानेंगे। सीखने के पठार का अर्थ, सीखने का पठार क्यों बनता है उसका कारण, और सीखने के पठार को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि उसका निराकरण कैसे करते हैं। ये पूरा का पूरा सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे आपके एक यूनिट जिसका नाम होगा अधिगम। उसके बाद शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं में हम लोग आना है हम लोगों को। शिक्षण का क्या अर्थ होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ाने का आपके उद्देश्य क्या है, शिक्षण टीचिंग पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। संप्रेषण यानी कि आपसी बातचीत, कम्युनिकेशन। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, जिसमें आगमन से निगमन, ये सब आप पढ़ते हो ना, आगमन से निगमन, निगमन से आगमन, ये जितनी भी शिक्षण, सामान्य से विशिष्ट, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, यानी कि आप धीरे धीरे शिक्षा में नवीन टेक्नोलॉजीज का यूज होने लग रहा है, बच्चा कंप्यूटर से पढ़ रहा है। उसके बाद आता है आपके सिलेबस में, ये देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। बीएड बीटीसी के दौरान सब लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण कर रखा है, तो ये वाला टॉपिक भी आपके यहां पे रहेगा। एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, यानी कि किन किन कौशलों की जरूरत पड़ती है हमको किसी बच्चे को पढ़ाते वक्त, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड स्किल, आपका व्याख्यान कौशल, इन सभी कौशलों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर आता है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जहां पर बच्चा कैसा भी हो, बच्चा, समावेशन का मतलब सिंपल से समझिएगा, सबको शामिल करना, सबको शामिल करना, चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, सबको एक साथ बुलाकर बैठाकर पढ़ाना आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये काफी एक आपका अच्छा टॉपिक रहेगा, आपको पढ़ने में मजा आने वाला है समावेशी शिक्षा। उसके बाद शैक्षिक समावेशन यानी कि एजुकेशनल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, जिसमें कि आपका दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता एवं अस्थिबाधित मानसिक दक्षता, यानी कि अलग अलग विद्यार्थी, जैसे कि कोई श्रवण बाधित है तो कोई दृष्टिबाधित है, तो कोई मेंटल रोग से पीड़ित है, तो किसी को हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है। अब हमको क्या करना है, इन सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं इसके लिए, इसी को बोलते हैं शैक्षिक समावेशन यानी कि एजुकेशनल इंक्लूजन। तो एजुकेशन में कैसे इनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है, इसके बारे में बात करेंगे शैक्षिक समावेशन में। उसके बाद आता है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, कि किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज करना है ताकि बच्चा, जैसे अभी मान लिया किसी दृष्टिबाधित बच्चे को हमको क्लास में शामिल करना है, तो यानी कि हमारे पास एक ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको ब्रेल लिपि आती हो। सामग्री, अब बच्चा देख नहीं पाता है तो यानी कि वो छू कर सीख सकता है, तो यानी कि उसके लिए अलग अलग टीएलएम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां, इसके बारे में बात करेंगे। समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र, कि हम समावेशी शिक्षा में किसी बच्चे को कैसे शामिल करेंगे, कैसे सिखाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या संस्था, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर एवं जिला चिकित्सालय, इन सब के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या रोल रहता है किसी बच्चे के समावेशन में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो हो गया आपका डाइट, इसके बारे में पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन यानी कि आपका गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिगम और अध्यापन यानी कि टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में हम लोगों को बात करनी है। टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में बात करेंगे। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे सोचता है,
बालक विद्यालय में प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, बच्चे असफल क्यों होते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपका कि बच्चे असफल क्यों होते हैं। अगर भाई बच्चा असफल होता है तो वहां पे किसकी गलती निकल करके आती है, तो बच्चा असफल होता है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे है, बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। बालकों में वैकल्पिक संकल्पना यानी कि बच्चों के अंदर जो भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, मिसकंसेप्शन हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और अधिगम, प्रेरणा और अधिगम, जिसको आप लोग पढ़ोगे अभिप्रेरणा वाले चैप्टर में। अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, ये सारी बातें हम लोग करेंगे बेटा आराम से अपने सिलेबस में, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय, जो आपके निजी कारक हैं एवं वे कारक जैसे जो आपका स्कूल हो गया, आपका समाज हो गया, इसके बारे में बात करेंगे कि अधिगम में इनका क्या योगदान रहता है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो आपको यूपी टेट के लिए तैयार करने हैं। एक अच्छा खासा सिलेबस है आपका, एक 3 महीने का, ये नियर अबाउट 2.5 से 3 महीने आपको आराम से अगर पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, विद प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस के साथ पढ़ोगे तो 2.5 से 3 महीने का आपको समय चाहिए होगा। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए एग्जाम कोच पे ये जो बैच चल रहा है, इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप लोग अभी से यूपी टेट की तैयारी को इंश्योर करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला नंबर है 7311174888। इस वाले नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अभी से जुड़ जाइए और इसका एक एक टॉपिक सिलेबस वाइज आपको मैं ऐसे सिलेबस में टिक कराऊंगा कि ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसे दिखा के आपको एक एक टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज ही अगर आपको स्टार्ट करनी है अपने यूपी टेट की तैयारी, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएगा, तो अभी से आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और अपनी यूपी टेट की तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर अब हम लोग अपनी यूपी टेट की पहली वाली क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।